है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा परंपरा उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए, तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप एक मिनट प्लीज आप प्लीज एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में, प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली, मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी मान्य सदस्यों आगे बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस है, चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is in lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself, and if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra virus, and it is ultra virus. Sir, proposed article 83 sub-article 5 is just contrary to article 83 sub-article 2. Just contrary. Either you keep 83(2) or you keep 83(5). Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed article 82A sub-article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country, that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law. कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74, जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं।
356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और ये राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहां पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण ने 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैंने कहा है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें और प्रयास ये करना चाहिए कि मैं नोटिस आप सबने दिया है, नोटिस पे सबका अधिकार बनता है, लेकिन जब मैंने एक व्यवस्था दे दी है और पूर्व में भी ये व्यवस्था है, मैंने आपको बता दी है कि पूर्व में भी ये व्यवस्था परंपरा रही है और मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि कब कब ये हुआ है, आप चाहे तो दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए एक दल से एक व्यक्ति बोले, संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें। आप दादा इतनी आपको पार्टी ने चुप 1 मिनट रहिए ना। हाँ, 1 मिनट। चंद्रशेखर जी आप अपनी बात कहते। हाँ। Honorable Speaker, sir. हाँ। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas and is well recognized and respected as a visionary leader, sir. TDP is deeply committed to nation-building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of One Nation, One Election bill, but I would like to quote 4. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spend was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में ओके, आप पक्ष रखते हैं बस। No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report
and 27 Niti Aayog report estimates if Okay, both the Manya elections Mantriji, are done please. simultaneously, Please. the cost would Okay. reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the Sir, the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done Okay, Manya simultaneously, Mantriji, please. if the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and I support the bill, sir. Thank you. Asauddin Owaisi. Asauddin Owaisi. Please. Speaker, sir.